आप सभी विद्यार्थियों को सक्सेस पॉइंट चैनल में स्वागत है। मैं एसके सर। आज आपको जो सीटेट में आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको लॉरेंस कोहलबर्ग का, तो इसमें आपको जो क्वेश्चन आपको बताया जाता है तो लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिकता के बारे में क्या होती है, यह सब आपको पॉइंट पढ़ना है। इसमें हम आपको तीनों पार्ट में जीन पियाजे की क्वेश्चन अब बचा हुआ वो क्वेश्चन आपको करवा देंगे। तो आज आप लोग के बीच में लेकर आए हैं नैतिकता यानी कोहलबर्ग के बारे में। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपनी विशेषताएं क्या बताई, उसने क्या था, नैतिकता क्या होती है, उन सभी चर्चा करेंगे। चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। सबसे पहले का नैतिकता क्या है, ये सभी बातों को ध्यान रखिए। नैतिकता और इसके साथ साथ में कई एबिलिटी हो जाती है। नैतिकता क्या है इसके बारे में पढ़ना है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है, नैतिक दुविधा क्या, मोरल डायलेमा क्या है, इसके बाद नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग क्या कहते हैं, नैतिक विकास की अवस्थाएं, जो प्राक रूढ़िगत नैतिक अवस्था जो 4 से 10 वर्ष होता है, इसे रूढ़िगत नैतिकता जिसको हम लोग परंपरागत कहते हैं, ये सभी आपको पढ़ना है। परंपरागत, उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर जो 13 वर्ष से अधिक होते हैं। तो कोहलबर्ग ने यह सिद्धांत की आलोचना भी किया था कि देखिए सबसे पहला कि नैतिकता क्या है, तो कोहलबर्ग ने इस बातों को बहुत ही सटीकता बताया कि नैतिकता का अर्थ क्या होती है, क्या रीजन होती है, इनकी अवस्थाएं क्या क्या चरण है, हर बातों का स्पष्टीकरण किया गया है। उस लाइट को चलाइए, उस लाइट को, ये लाइट को बंद करिए। हाँ उसको बंद कर दीजिए, ऊपर का। हाँ अब आएगा क्लीन। अब देखिए यहाँ पे चलिए, तो हम लोग इस वीडियो में एक एक चीज को लेके चलते हैं आपके बीच में। अब देखिए कोहलबर्ग का जो जन्म हुआ था, ध्यान दीजिएगा, कोहलबर्ग का जो जन्म हुआ था उसी पे ध्यान देना है। कोहलबर्ग का देखिए, कोहलबर्ग अमेरिका का मनोवैज्ञानिक था और ये सबसे पहले नैतिक मूल्यों के विकास को सिद्धांत के प्रतिपादन किया था। नैतिक के बारे में, तो नैतिकता के बारे में चर्चा करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक आपको जाना जाता है किसको, तो लॉरेंस कोहलबर्ग को जाना जाता है। तो ये देखिए नैतिकता क्या, मोरलिटी क्या होती है। देखिए सबसे पहले का नैतिकता क्या होती है, देखिए कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का कार्य छात्रों को सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट करना। सही गलत क्या चीज है, सही गलत की पहचान करने के लिए हमें नैतिकता की बात लाई गई कि अगर क्या बच्चों में कहा जाता है कि नैतिकता जन्मजात हो सकती है, जन्मजात नहीं, ये जन्मजात नहीं है, क्योंकि नैतिकता समाज में सीखी जाती है, सामाजिक है। नैतिकता अगर कहा जाए तो समाज में सीखी जाती है, नैतिकता से पूछा जाए तो सामाजिक चीज है। नैतिकता अगर पूछ दिया जाए कहाँ सीखी जाती है तो समाज में, अगर नैतिकता अगर पूछ दिया जाए कहाँ सीखी जाती है तो समाज में सीखी जाती है। आप कभी भी प्रश्न अगर बीच में आ जाए तो नैतिकता कभी आपको जन्मजात नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखना है। ये समाज के रूप में सीखी जाती है। नैतिकता को समाज में क्या सही है क्या गलत है, इन सभी चीजों को पहचान जो होती है वो सभी पहचान अगर हो जाएंगे कहाँ पे, तो ये आपको समाज के अंतर्गत में होता है। तो ये चीज को ध्यान रखना है। तो यही आपको जिन जो कोहलबर्ग ने कहा कि सबसे मेन जरूरी क्या है, सही गलत को स्पष्ट करना, अंतर को स्पष्ट करना। अंतर को समझने की जो चेष्टा की, वो मोलरिटी जो होती है, वो सही गलत को पहचाने, अंतर को स्पष्ट करने की जो बात कहा गया था वो पहले नैतिकता में कहा गया था। जो सही गलत की पहचान, ये जो सीखा जाता है आपको, नैतिकता जो सीखी जाती है कहाँ पे, तो समाज में सीखी जाती है, न कि यह जन्मजात है आपको। अगला पॉइंट देखिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कहा गया कि छात्रों के जीवन के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है, उसी को ध्यान रखना है। अब छात्र के हित में कहा गया कि अगर वस्तु के विचार नैतिकता या अनैतिकता, इसका निर्धारण नैतिक मूल्य के विकास द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए कोहलबर्ग ने इसे सिद्धांत को कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो याद रखना, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और नैतिकता के बारे में यही कहा कि सही गलत को स्पष्टीकरण करना, क्या सही है क्या गलत है, इन सभी को स्पष्टीकरण करने के लिए इसका नाम दर्ज किया गया। देखिए कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का, जब ये नैतिक लगा रहे तो आंसर सीधे लगाइएगा, नैतिक लगा रहे तो वहां पे हो जाएंगे कोहलबर्ग हो जाएंगे, एकदम याद रखना आपको। अब देखिए कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे सिद्धांत पर समझ। देखिए सबसे पहले इस बातों की जो चर्चा करने वाला जो मनोवैज्ञानिक थे वो जीन पियाजे ने, तो जीन पियाजे के अनुसार ही, जीन पियाजे की बातें पर इसको जीन पियाजे के अनुसार ही संशोधित किया और इसी के द्वारा जो कोहलबर्ग ने चर्चा किया और इसी दोनों के उल्लेख करके उसने कहा नैतिक विचार पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित था।
क्योंकि पहले जिन प्याजे इस बातों को स्पष्टीकरण करता है और इसके बाद में कहता है कि प्याजे के द्वारा दिया हुआ उसी पर के द्वारा दिया हुआ कोलबर्ग ने इस बात को स्पष्टीकरण करने का निर्णय भी लेता है। अब देखिए अगली पॉइंट कहा गया, देखिए कोलबर्ग के अनुसार छात्रों में, कोलबर्ग के अनुसार कहा गया कि छात्रों में जो नैतिकता का भावना होना चाहिए, नैतिकता का भावना होना चाहिए कि उसमें क्या क्या छवि है, क्या क्या गुण है। तो कोलबर्ग छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज द्वारा सीखी जाती है। अभी जस्ट हम आपको डिस्कस करके बता दिए कि अगर ये समाज में ये कहा जाए तो समाज में आपको सीखी जाती न कि जन्मजात है। आपको ये बात को ध्यान रखेंगे। वो अपने सिद्धांत द्वारा दिए गए तीन अवस्थाएं और 6 जो चरण बताया गया, इन 3 अवस्थाएं बता दी गई, 3 अवस्था की चर्चा किया गया और 6 उपचरण चर्चा किया गया, है ना। 6 उपचरण की चर्चा की गई, ये बात की और जो अपने आप में क्रिया होने लगा कि उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस बात का स्पष्टीकरण करने लगा। देखिए कोलबर्ग ने कहा कि ऐसा क्या रीजन है, क्या इसे दुविधा की बात है। तो इसने कहा कोलबर्ग अपने परीक्षण हेतु कथाओं का उपयोग करता है। देखिए एक छोटी सी कहानी का इसमें डिस्कस किया है और इन कथाओं में सबसे पहले हिंच महोदय की एक कहानी लाता है। हिंच की कहानी सबसे महत्वपूर्ण और प्रिय कहानी है जो बच्चों को जो अपने आप में प्रेरित करता है, विद्यार्थियों को प्रेरित करता है कि ये किस प्रकार से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस पर भी आपको फोकस किया गया। अब देखिए यहाँ पे कोलबर्ग का जो एक छोटी सी सिद्धांत में कोलबर्ग ने कहा था, ध्यान दीजिए सभी छात्र इस पर देखिए। अब देखिए यहाँ पे कोलबर्ग की एक कथा है हिंच की दुविधाएं। हिंच की दुविधाएं क्या होना चाहिए। अगर देखिए हिंच की दुविधाएं क्या होगा, यूरोप की एक महिला जो कि बीमार थी, जो मौत और जिंदगी के मध्य लड़ाई लड़ रही थी, उसके पति का नाम हिंच था। डॉक्टर के अनुसार एक रेडियम है जिससे इसकी जान बचा सके। रेडियम जो है एक दवाई का नाम है, रेडियम जो है एक दवा का नाम है, एक दवाई का नाम था रेडियम। अब देखिए यहाँ पे ये समझ गया कि हिंच की एक छोटी सी कहानी सुनाई गई जो उसकी पति का नाम था हिंच और डॉक्टर के ने एक दवाई का जिससे उसकी पत्नी की जान बच सकती थी और उसने इस रेडियम की खोज फार्मास्यूटिक ने किया था और इस दवाई का मूल्य बहुत ही था। आपको कहा कि इसका दवाई जो है बहुत मूल्य, यानी उसका बहुत गुना 10 गुना उस दवाई का दाम था आपको। तो इस बात की चर्चा करता है, जब इस बातों की चर्चा करती है तो वह कहता है कि इसका धन से 10 गुना, जितना पैसा रहता है उससे 10 गुना दाम ज्यादा रहते हैं जो ले रहा था, जिस कारण उस औरत का पति हिंच खरीद पाने में असमर्थ था, क्योंकि उनके पास उतना धन नहीं था जिस वजह से वह पैसा से उस दवा को खरीद सकता था। अब देखिए इसने कहा, हिंच का कहना इस दवाई के जो इस फार्मेसिस्ट के पास गया और उससे कुछ पैसा देकर कहा कि आप मुझे वो दवाई दे दीजिए, मैं अब उससे अपनी पत्नी की जान बचा सकते हैं और आप कुछ पैसे लीजिए, रख लीजिए। बात है कि हिंच ने इस बात की फार्मेसिस्ट एक दवाई की चर्चा किया और कुछ पैसा देकर कहा कि वो जो उसकी जान बच सकती है। तो उसने साफ मना कर दिया कि उससे कहा गया कि मैंने इसे दवाई की खोज की अधिक धन अर्जित करने के लिए किया था, है ना, ये बात को कहा गया। अब देखिए इसने कहा कि धन जो अर्जित करने की बात कही गई तो उसने सबसे सटीक पॉइंट कहा गया कि अगर धन को तो अर्जित की जा सकती है, करने के लिए आप मुझे जब तक इसका पूरा मूल्य नहीं चुकाएंगे मैं तब तक आपको यह दवाई नहीं दूंगा। ये बात सुनकर हिंच को गुस्सा आ गया। उसने उसकी दुकान में तोड़ फोड़ कर उसके दुकानों से रेडियम दवाई को चोरी कर लेता है, इस दवा को चोरी कर लेता है। करने की बात होता है कि अगर उस दवाई की चोरी करने का कारण क्या है कि जब वह अगर दवा दे देता तो वह चोरी नहीं कर पाता। अगर दवा नहीं दिया, क्योंकि उसने कहा कि अगर दवाई दे देता तो आज ऐसा स्थिति नहीं आता, क्योंकि उस दवाई का दाम 10 गुना रहता है आपको। अब देखिए इसी बात को यहाँ पे कुछ डायग्राम है, उसी बात को हिंच ने इस बातों को स्पष्टीकरण करता है कि जब उसकी पत्नी बीमार पड़ जाती है। देखिए यहीं पर एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है। जब इसकी पत्नी बीमार पड़ जाती है तो यहाँ पर 2 कंडीशन, नैतिकता और इसी में कहा गया कि नैतिक दुविधा। देखिए नैतिक दुविधा या नैतिक तरकना की बात होती है।
देखिए समय के अनुसार हर व्यक्ति को बदलना पड़ता है। समय क्या है, उनकी जो गुणवत्ता क्या है, क्या उसकी छवि है, क्या पहचान है, उन सभी गुणवत्ता को पहचाना जाता है। ये हिंच ने उसमें सही गलत की निर्णय आपको व्यक्ति को, एक मानव को आपको बता दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए कोलबर्ग ने अपनी इस कथा के अनुसार, देखिए एक छोटी सी कहानी के साथ साथ में कई चर्चा किया कि कोलबर्ग ने अपने इस कथा के आधार पर दो प्रश्न का निर्माण किया, जिसको उसने दो भागों में विभाजित भी किया, जो इस प्रकार है। देखिए नैतिक दुविधा, जिसको नैतिक दुविधा में क्या रीजन होती है। देखिए कोलबर्ग ने कभी कभी हम सभी सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं का या समस्याओं का सामना करते हैं उसे नैतिक दुविधा कहा जाता है। अब जो हम सही गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं, क्या सही और सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते, निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और निर्णय सही से नहीं ले पाते हैं, जिस वजह से हम निर्णय लेने में कठिनाई हो जाती है, नई चीज को ले पाते हैं। तो इसमें उसके अनुसार कभी कभी हम सही और गलत के मध्य निर्णय को नहीं ले पाते हैं, जिन दुविधाओं को समस्या का सामना करते हैं, और उसे हम नैतिक दुविधा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिए। अगर प्रश्न में देखिए क्या कहा गया, देखिए इसी प्रश्न में आपको कहा गया, ध्यान दीजिए, कि अगर हिंच चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, अगर उसने चोरी करती है तो उसको पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देगी। देखिए कितनी अच्छी बात कहा गया। अगर देखिए यहाँ पर दो दुविधा, अगर वह चोरी करता है, दवा को चोरी करता है, अगर दवा चोरी करता है तो उसको पुलिस पकड़ के ले, यानी समाज के लिए वो क्या हो गया, वो बुरा काम हो गया। लेकिन अपने जीवन को बचाने के लिए, अपनी पत्नी को बचाने के लिए वो कहा नहीं, अगर नहीं ले जाएंगे तो दो समस्या है, या तो पत्नी, अगर दवा नहीं ले जाएंगे तो पत्नी मर जाएंगी, अगर दवा चोरी करते हैं तो पुलिस पकड़ के ले जाए। देखिए व्यक्ति किस परिस्थिति में, यानी पूर्ण रूप से वह दुविधा में फंस जाते हैं, पूर्ण रूप से वह दुविधा में फंस जाते हैं, जिस वजह से वह नहीं कर पाते हैं, उसे डिसीजन नहीं ले पाते, कोई एक चीज को सिलेक्टेड करना पड़ता है उसे, जिसको हम लोग कहते हैं कोई एक चीज को। देखिए नैतिक तर्कना में दो विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना, वही क्या कहलाएगा आपको, सही गलत का अगर चयन करना, उसे हम लोग कहते हैं नैतिक तर्कना कहते हैं। हिंच ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला लिया, तो कोई एक चीज को सिलेक्ट करना ही क्या कहलाएगा, कोई एक चीज को सिलेक्ट किया। जब कोई एक चीज को वो सिलेक्टेड कर लेते हैं, वह चीज को परिवर्तन कर लेते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं नैतिक है, उसी को कहते हैं हम लोग नैतिक है, उसी को हम लोग नैतिक दुविधा कहा जाता है। नैतिक तर्कना, नैतिक तर्कना याद रखना है। नैतिक तर्कना एकदम क्वेश्चन, आपको सटीक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे नैतिक। सही गलत में देखिए इसने क्या किया, इसने आपको, इसमें हिंच ने अपनी क्या की, हिंच ने चोरी, यानी चोरी करना सिलेक्टेड किया, चोरी करना सिलेक्टेड किया, कोई एक चीज को वो सिलेक्टेड करता है, उसे हम लोग नैतिक दुविधा के नाम नैतिक तर्कना कहा जाता है। चलिए इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार तीन अवस्थाएं बता दिया गया, जो तीन अवस्थाएं बताई गई, और तीन अवस्थाओं के 6 चरण को हमें अलग अलग कर दिया गया, 6 चरण को अलग अलग करके ये बताई गई। तो चलिए हम लोग एक एक चरण की बात को चर्चा करें। यहाँ पे देखिए पहला नंबर है प्राग रूढ़िगत। देखिए प्राग रूढ़िगत में कहा गया, प्राग रूढ़िगत जिसको कहते हैं पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, नैतिक अवस्था कहते हैं। पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था जो 4 से 10 वर्ष होता है, 4 से 10 वर्ष होता है, इसे हम लोग 4 से 10 वर्ष के नाम से जानते हैं। ये आपको इसमें भी आपको नैतिक दुविधा पाई जाएगी, इसको भी आता है, ये भी एक नैतिक दुविधा के अंतर्गत आ जाता है, भी एक नैतिक दुविधा में आ जाते हैं। इस उम्र में बच्चे को नैतिक रूप से नहीं हो पाता है, उसमें भी अलग अलग बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए इसका भी एक पॉइंट आता है, ध्यान दीजिएगा, इसका भी आता है जिसको कहते हैं कि दंड आज्ञा पालन, ये बात आ जाएंगे, दंड और आज्ञा पालन। इसी बात यांत्रिक सापेक्ष ये भी बात आ जाता है। अब देखिए ये 2 चरण है, इनके 2 चरण आते हैं। इसका ये पासपोर्ट होता है, नैतिक दुविधा एक पासपोर्ट है जो आपको पूर्व परंपरागत, इसको प्राक नैतिक या रूढ़िगत के नाम से या परंपरागत के नाम से जानते हैं। पूर्व परंपरागत का जो 4 से 10 पर, इसका 2 चरण है, एक दंड आज्ञा पालन और ये यांत्रिक सापेक्ष। अब देखिए इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए इसने इस अवस्था में 4 से 10 वर्ष में कोलबर्ग ने कहा
नैतिक विकास की अवस्था 4 से 10 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में छात्रों का नैतिक विकास 9 के बराबर होता है, यानी बच्चों में 9 के बराबर होती है। और इस बालक इस अवस्था में सही गलत के मत अंतर समझने में असमर्थ हो जाती है, वो पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते आपको। इस आयु में छात्र सही गलत का चयन दंड पाने या भाई और पुरस्कार के पाने की लालसा से ही करता है। और इसी के अनुसार ने जीन प्यारी कोहलबर्ग ने इसे 2 भागों में बांटा है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सटीक बात है, ध्यान दीजिए। अब देखिए कोहलबर्ग ने इस बात को स्पष्ट करके बता दिया यहाँ पे, देखिए दंड एवं आज्ञा पालन अनुमुखता, जो आपको अभी जस्ट ने बताया, इनकी पहला चरण है। देखिए इस अवस्था में आज्ञा पालन दंड के भाई आधार, इस अवस्था में बच्चे नैतिकता का अभाव होता है, यानी क्या परिस्थिति को नहीं जान पाता है, क्या सही है क्या गलत, उनको नहीं, असमर्थ हो जाए, उसको सही से नहीं समझ पाते हैं। इस बात का भी उल्लेख किया गया। इस अवस्था में बच्चा अपने आप को कठिनाई से बचाने की प्राथमिकता देता है। जैसे हिंच महोदय की कहानी आप ले लीजिए, हिंच महोदय की कहानी जो है इसी पर आधारित है। आपको याद रखना है, हिंच का जब उसकी पत्नी बीमार पड़ जाती है तो वहां पे इसे क्या करना पड़ता है। अगर समाज के लिए क्या होता है, देखिए कहा जाए ना कि समाज के लिए यह गलत हो गया, समाज के लिए गलत हो गया, लेकिन वह चोरी किया तो कहता चोरी किया तो कहा कि दंड मिला, लेकिन पत्नी की जान तो बच गई, पत्नी की जान तो बच गई उस दवाई से। तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना है ना, चोरी करना है ना, ये चोरी करना, ये जो है ना चोरी करना दंडनीय अपराध माना गया समाज के लिए। इसे का दंड और आज्ञा पालन मिला था हिंच को पहले ही स्टेज के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पे जो है माता जी है जो उसको, और पिताजी डांट रहे हैं, अपने बेटे को डांट रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो तुम्हें दंड दिया जाएगा, है ना, ये बात कहा जाता है। यह सभी वह बच्चों में नैतिकता की गुण नहीं के बराबर पाई जाती है। अब देखिए कोहलबर्ग ने के विचार के अनुसार द्वारा बालक मान्य व्यवहार अपनाने का कारण पुरस्कार प्राप्त करना दंड से बचने के लिए करता है, जैसे ने हिंच ने इस बात की चर्चा किया था। अब देखिए दूसरा नंबर है इनका जो चरण है, वो बात को ध्यान रखिए। साधनात्मक सापेक्ष या व्यक्तिगत और विनिमय, देखिए इसी को हम लोग कहते हैं यांत्रिक सापेक्ष कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं यांत्रिक सापेक्ष कहते हैं, यांत्रिक सापेक्ष कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जैसे को तैसे कहा जाता है। यांत्रिक सापेक्ष जैसे को तैसे कहा जाता है। अदर नेम कहा जाता है कि कई नाम से उसे जाना जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखना आपको। जैसे यांत्रिक सापेक्ष जैसे जिस प्रकार से अगर उस बच्चे का पेन तोड़ देंगे तो भी मेरा पेन तोड़ देंगे, जैसा बिहेव उस बच्चों के साथ आप करिए उसी प्रकार से वह बालक भी उस बच्चों के साथ में ही व्यवहार। अगर उसी के पीठ पर अगर खुजली किया जाएगा तो वो भी अपने उसके पीठ पर वो खुजली कराएंगे। ऐसा ये कहने का कहा कि जिस प्रकार से उसके साथ व्यवहार कर वो भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, यह बात कहा गया था यांत्रिक सापेक्ष में। देखिए क्या कहा, व्यक्तिगत विनिमय, अपने आप को चेंज कर, इंडिविजुअल एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ये बात जैसे को तैसे, जैसा उसके साथ व्यवहार किया जाएगा वैसा भी उसके साथ में व्यवहार उस बच्चों के साथ सेम ही किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो उसके साथ वो आइसक्रीम खा रहा वो भी चाहेंगे ना उसको भी आइसक्रीम दीजिए, ये बात का इससे प्रेरित किया गया था उसको। अब देखिए यदि बच्चे को बोला जाता है तू मेरे पीठ पर खुजली करो, देखिए एक बच्चे से बोला जाता है कि तू मेरे पीठ पर खुजली करो मैं भी तुम्हारे पीठ पर खुजली करूंगा। देखिए लिखा ना, यदि बच्चे को बोला जाता तू मेरे पीठ पर खुजली करो मैं भी तुम्हारी पीठ पर करूंगा, तो वह बच्चा मान लेता है चलो मैं ऐसा। इस स्तर के बच्चों को नैतिक चिंतन स्व केंद्रित पर आधारित होता है, यानी खुद जो देखता है उसी पर आपको ध्यान रहता है, जिसको इकोनिस्टिक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दूसरा नंबर 2 में चलिए। अब है रूढ़िगत नैतिक का स्तर, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। रूढ़िगत नैतिक का स्तर हो गया आपको 10 से 13 वर्ष, है ना, 10 से 13 वर्ष रूढ़िगत नैतिक स्तर हो गया। 10 से 13 वर्ष की बात कहा गया। रूढ़ि जिसको कहते हैं हम लोग परंपरागत कहते हैं, परंपरागत कहा जाता है, परंपरागत कहा जाता है। ये नैतिक स्तर जो होता है परंपरागत नैतिक स्तर, है ना, ये परंपरागत नैतिक स्तर की बात कहा गया। ये रूढ़िगत नैतिक का स्तर होता है जो 10 से 13 वर्ष की उम्र में कहा जाता है। इनका भी 2 होता है, इनका भी 2 चीज होता है। देखिए कहेगा कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये कहा जाता है, ये भी इसका है। दूसरा में कहा गया, दूसरा में अगर कहा जाएगा
कानून और व्यवस्था, कानून और व्यवस्था, कानून और व्यवस्था, कानून और व्यवस्था या विधि का अधिकार, विधि का अधिकार, विधि का अधिकार, ये बात कहा गया। तो ये दो शब्द आते हैं, इनका भी एक पासवर्ड होता है नैतिक दुविधा, इसका भी पासवर्ड होता है नैतिक दुविधा, पासवर्ड भी होता है आपको नैतिक दुविधा, ये बात को ध्यान रखना है। अब देखिए नैतिक जो परंपरागत है, नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष, ये उम्र में कहा गया था। चलिए इस बात को हम लोग ध्यान दीजिए। और देखिए कोलबर्ग ने 10 से 13 वर्ष में इस बात को कहा कि इसके अंतर्गत छात्र, जो इसके अंतर्गत छात्रों में क्या क्या गुण होता है, ध्यान दीजिए। क्योंकि कोलबर्ग के अनुसार नैतिक का विकास का यह दूसरा चरण है जो 10 से 13 वर्ष तक चलती है। इसके अंतर्गत छात्र अधिक सामाजिक होते हैं, अर्थात वो ऐसे कार्य करते हैं जिससे समाज से उन्हें सम्मान प्राप्त हो सके। इस आयु में छात्र दूसरे व्यक्तियों की नैतिकता के स्तर को अपने अंदर समाहित यानी अनुकरण कर लेते हैं। माने अनुकरण मतलब नकल कर लेते हैं, नकल कर लेता है। वह दूसरे व्यक्तियों के मानकों के अनुसार सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट कर उचित निर्णय ले पाते, क्योंकि इसमें नैतिकता का विकास हो जाती है, नैतिकता का विकास हो जाती है, नैतिकता का विकास हो जाती है उस बालकों में। ये बात को ध्यान रखना है। देखिए कोलबर्ग के अनुसार इस तरह दो भाग में बांटा गया था, जो हमने आपको अभी जस्ट हमने बताया। जो अच्छा लड़का या अच्छा बच्चा या अच्छा बच्ची करके आप भी इसे जान सकते हैं कि इसमें कहा गया कि अच्छा बच्चा अच्छा बनने का उन्मुखता पाई जाती है, या व्यक्तिगत अंतर व्यक्ति संबंध, यानी जिस पर अगर भीड़ में इस अवस्था में अगर उस भीड़ में से अगर अलग होना, ये अगर एक सहयोग करना, भीड़ से अलग होना, भीड़ से अलग होना, ये सभी काम जो हो जाती है आपको, ये सब काम हो जाता है इसके अंतर्गत में। एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, अच्छा ज्ञान परिवर्तन करने के लिए, अच्छे नई चीजों को परिवर्तन करने के लिए उस भीड़ से आपको अलग होना पड़ेगा, तब जाके आपकी व्यक्तिगत भिन्नता उस भीड़ से आपको एक अलग चयनित करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा कि दूसरे से उन्हें सम्मान की आशा होती है, जिस कारण वह सदैव अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। ये बात है, ये इस प्रकार में इसको हम कह सकते हैं अच्छा लड़का और अच्छा लड़की की बात इसमें आता है। अब देखिए एक दूसरा सहयोग करना, आप देखिए ऑप्शन नंबर है बी में चलिए। देखिए बी में कहा गया कि कानून और व्यवस्था अनुमुक्ता, प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था। देखिए इसमें क्या होता है कि कानून को पालन करना पड़ता है, कानून को पालन करना, कानून को पालन करना, ये बात कहा जाता है कि कानून को पालन करना है। जैसे आप कानून को पालन कर सकते हैं, उनकी छवि को पहचान सकते हैं, ये बात कहा गया। जैसे अगर पिताजी रास्ता में जा रहे हैं, तो पिताजी अगर रास्ता में कहीं अगर दुर्घटना हो जाती है तो पहले हमें किसको देखना पड़ेगा, कानून की, क्योंकि उसमें हमें कानून की पालन करना पड़ता है। पहले दुर्घटना को नहीं, पहले कानून को देखा जाता है। इसीलिए जैसे से उसकी नैतिकता आती, उसी प्रकार से उसकी विकास भी होने लगता है आपको। अब देखिए इस अवस्था में देखिए क्या इस अवस्था के छात्र, अब देखिए इस अवस्था के छात्र क्या कहते हैं। इस अवस्था में छात्र कानून और नियम एवं नीतियों के प्रति सजग रहते हैं एवं समस्त नियमों और नीतियों का पालन करने की ओर अग्रसर होते हैं। इस आयु में वह नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते हैं, बल्कि उसे सत्य मानकर उसका पालन करते हैं। यानी उसका अवहेलना नहीं करेंगे, उसकी पालन करते हैं, यानी उसका पालन करते हैं। उत्तर रूढ़िगत व्यवस्था, उत्तर नैतिकता, या उत्तर अगला चरण है उत्तर नैतिकता अवस्था, जो 13 वर्ष से ऊपर की ओर होता है, 13 वर्ष से अधिक होता है आपको। अब देखिए इसके अंतर्गत 13 वर्ष से अधिक होता है, ये आपको लास्ट चरण है आपको कोलबर्ग का। इसमें देखेंगे इसमें पूर्ण रूप से नैतिकता विकास हो जाती है, बच्चे सही चीज को पहचानने लगते हैं, परिस्थिति क्या है, परिस्थिति अनुसार वो चीज को समझने लगता है। देखिए इस उम्र में कोलबर्ग ने कहा कि ऊपर के बालक की अवस्था होती है, यह नैतिकता की एक विकसित अवस्था होती है, जिससे छात्र नैतिकता के विकास में परिपक्व हो जाता है। इस अवस्था में छात्र समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को प्रमुखता देने लगते हैं। तो इसके अंतर्गत भी 2 चरणों की बात की गई है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
जो दो चरण जो बताई गई, देखिए सामाजिक अनुबंध उन्मुखता यानी सामाजिक रूप में, ये इसमें जो है जैसे पिताजी दुर्घटना हो जाती है तो यहाँ पे दुर्घटना होंगे तो इसको बचाने का, यानी पहले ये समाज की कानून जो होता है, जो सामाजिक कानून होगा, जो सामाजिक कानून होता है उसको पहले देखा जाता कि नहीं, पहले अगर वहां पे जरूरत पड़ेगी तो उस कानून का उल्लंघन भी कर सकता है, उस कानून को उल्लंघन भी कर सकते हैं। किशोरावस्था मानना है कि नियम लोगों के भले के लिए बनाया जाए, परंतु अगर उस नियम के से किसी व्यक्ति को मूल्यों को नुकसान पहुंचता है तो उस नियम को तोड़ भी दिया जाता है। अगर मान लीजिए पिताजी मेरा एक्सीडेंट कर गया तो हम क्या कहेंगे, पहले समाज को देखें, पहले आपको देखें पिताजी को, पहले पिताजी को देखना, समाज बाद में, पहले अपने उस नियम को उल्लंघन कर सकते हैं हम, क्योंकि नियम के विरुद्ध है, लेकिन हमें यह काम जरूरी है, इसीलिए कहा गया हमें अगर नियम को तोड़ना पड़ेगा तो हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी नुकसान हो रही है, इसलिए हम नियमों को तोड़ सकते हैं। याद रखना, यदि किसी बच्चे के पिता को चोट लगने के बाद वह रेड लाइट को पार क्रॉस कर सकता है, क्योंकि उसके पिताजी ऐसा न करने से मर सकते हैं, इसीलिए इस अवस्था में ऐसा हो सकता है। इस अवस्था में किशोर मानते हैं कि कानून समाज के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु इन्हें बदला जा सकता है। देखिए सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अवस्था, देखिए इसमें लास्ट है, देखिए सार्वभौमिक में क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। सार्वभौमिक में सभी, देखिए सभी तरह से दूसरे के लिए कार्य करना, जैसे गांधी जी किसके लिए किया, अपने लिए नहीं, पूरे परिवार, पूरे सब कुछ किसके, दूसरे के लिए, जो दूसरे के लिए अपना पेट काट कर दूसरे की पेट भरना, वही सार्वभौमिक ये कहा था कोलबर्ग ने, कि अपना भूखा रहिए लेकिन दूसरे को खिलाइए, इसे कहते हैं सार्वभौमिकीकरण। अपना खाए न खाए दूसरे को खिलाना, ये आपको सार्वभौमिक। इस अवस्था में नैतिक व्यक्ति अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाती है। अब बच्चे का आचरण दूसरे की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। यहाँ किशोरा दूसरे के विचारों तथा नैतिक प्रतिबंध की बात हो जाती है। नैतिक प्रतिबंध से स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक मानकों का अनुरूप व्यवहार करता है। कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के चरणों को सार्वभौमिकी तथा परिवर्तनीय माना गया है, अर्थात यह पदों का ऐसा कर्म है जो सभी लोगों के लिए एक समान रहता है, ये बात कहा गया था। अब देखिए इसने कोलबर्ग ने इस अवस्था में कहा कि न्याय, गरिमा, समानता, मानवता का अधिकार होना चाहिए, ये सही बातों की चर्चा किया था। तो कोलबर्ग जो है वह पुरुष पर चर्चा किया था, ये पुरुष पे ने चर्चा किया था, न कि महिला पर नहीं किया था। याद रखिएगा, महिला पर डिस्कस नहीं किया था आपको कोलबर्ग, इतना चीज को याद रखना आपको। देखिए कैलियोनी ने इस बात की चर्चा किया था, और ये कोलबर्ग ने का सिद्धांत अध्ययन ने विचार किया। कोलबर्ग एक लैंगिक भेदभाव की चर्चा, आपको जेंडर के बारे में भी चर्चा किया था, जो इस बातों की ध्यान रखना है कि अब जीन पियाजे भी चर्चा किया। तो आपको ये सभी जो आपकी वीडियो कैसी लगी आप एक कमेंट करके बताएं। आपको आज ने हमने कोलबर्ग की पूरी वीडियो आपके साथ पूरे क्वेश्चन अब हम लोग इसको करें, पूरी लेक्चर आपकी हो चुकी है। जीन पियाजे कोलबर्ग बायोगोस्की, कल जो है आपकी ये सीरीज हम लेकर आपके बीच में आएंगे 100 क्वेश्चन, एक से लेके आपको 100 क्वेश्चन बायोगोस्की, कोलबर्ग और जीन पियाजे, सबसे सटीक क्वेश्चन आपके बीच में रखेंगे, जो आपके लिए एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। सभी विद्यार्थी इसके लिए तत्पर रहेंगे। यहीं तक आप सभी विद्यार्थी शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।